अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉवेल कहानी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करेंगे तकाज़ा मोहब्बत की 21वीं किस्त। तो चले जल्दी से शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। क्या हुआ है? क्यों इस तरह बौखलाए से लग रहे हो? अजहर साहब उसको लॉन में बैठा देखकर खुद भी उसके पास आकर बैठे हुए पूछने लगे। मुझे लगता है आसिम का एक्सीडेंट हुआ है शायद। वो परेशानी से कहता हुआ किसी को कॉल करने लगा। हाँ, मेरी बात सुनो, इस लोकेशन पर जाओ फ़ौरन जो मैंने फॉरवर्ड की है, बिना किसी ताख़ीर किए अमल करो मेरी बात पे। दूसरी जानिब से जी सर सुनते ही उसने फ़ौरन से जहांगीर के पास पहुंचने की हिदायत दी तो वो यस सर कहता हुआ कॉल काट गया। अल्लाह खैर करे सब, अजहर साहब उठते हुए बोले और गाड़ी की चाबी अंदर से लेने चले गए कि वो भी फ़ौरन से उसके पास पहुंचे। अभी अजहर साहब अंदर से गाड़ी की चाबी लेते हुए बाहर आए थे कि कैफ के मोबाइल पर कॉल आने लगी। कैफ ने देखा तो किसी अननोन नंबर से कॉल आ रही थी। उसने सरत से उठाया। कैफ, अजहर खान बात कर रहे हैं। दूसरी जानिब से सवाल दागा गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ। वो अपनी जगह से थोड़ा आगे को हुआ। ये आसिम जहांगीर साहब हैं शायद कोई, आप जल्दी से अस्पताल पहुँचे, इनको गोली लगी है। गोली का सुनते तो जैसे कैफ के हवास सुन हो गए, तो उससे मजीद कुछ बोला ही नहीं गया, जबकि दूसरी तरफ इतला देते ही वो राब्ता मुनक़ता कर चुका था। वो जो कोई भी था, उसने जब देखा कि अचानक से गाड़ी को ब्रेक लगी और गोली चली, तो वह सरत से उसके पास पहुंचा। गाड़ी का लॉक खोलते हुए उसने अंदर चेक किया तो वॉलेट में एक दो कार्ड नजर आए, जिसमें उसने एक कार्ड के नंबर मिलाया तो पास ही जहांगीर के मोबाइल रिंग किया। दूसरे कार्ड पर उसे कैफ का नंबर मिला तो उसने मिलाकर उसको इतला दी और फ़ौरन से एम्बुलेंस को कॉल की। कैफ अभी खुद तो जा नहीं सकता था, तो उसने फ़ौरन से इर्तिसाम को कॉल कर दी थी। मैनेजर को तो वो पहले ही इस जगह भेज चुका था। अब वो खुद परेशान था। जहांगीर का सोचते तो उसने ड्राइवर को कॉल की। जरगुल और रिमशा अंदर थी। रिमशा अभी उसकी फिजियो करवा कर अंदर गई थी। गाड़ी यहाँ लाओ और अंदर से रिमशा मैडम को बुला के लाओ। ड्राइवर जब उसके पास आया तो कैफ ने उजलत से कहा तो वो मुअद्दब से अंदर की जानिब गया। अंदर पैगाम देने के बाद वो गाड़ी को लॉन के करीब ले आया। उसके आते ही रिमशा के साथ जरगुल भी मुतफक्किर सी बाहर आई। क्या हुआ है कैफ? जरगुल ने आते ही परेशानी से पूछा तो उसके सवाल को नज़रअंदाज करता हुआ उसने रिमशा को पास आने का इशारा किया। यार कुछ नहीं, दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है तो उसको देखने जाना है। वो बगैर उसकी तरफ देखते हुए बोला तो उसने इशारे पर रिमशा उसके करीब आती उसको सहारा देती गाड़ी में बैठाने लगी। साथ चलो मेरे, संजीदगी से बोलता हुआ वो सामने देखने लगा। रमशा ने एक नज़र परेशान से जरगुल के चेहरे पर देखा, फिर खामोशी से कैफ के साथ गाड़ी में बैठ गई। कैफ ने रिमशा को इसलिए साथ लिया था कि वो उसके साथ रहेगी तो ज़रा ध्यान रखेगी उसके उठने बैठने पर। इस हॉस्पिटल चलो। ड्राइवर को अस्पताल का नाम बताते हुए वह लब भींच गया कि रमशा अस्पताल जाने का सुनकर परेशान हो गई। काफ़ी देर अकेले गुजारने के बाद जब वो सुकून में आई तो मोबाइल उठाते हुए देखा जहाँ जहांगीर की 5 से 6 मिस कॉल थी और एक मैसेज भी उसने बताया था कि वो आज आ रहा है, लिहाजा ज़रा अच्छा सा एहतमाम करे। उसके मैसेज देखकर वो खिल के मुस्कुराती हुई उसे कॉल बैक करने लगी। एक दो बार मुसलसल कॉल करने पर कॉल ना उठाई तो वो माथे पर हल्की सी शिकन नमूदार हुई। फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे? वो बड़बड़ाती हुई आईने के सामने खड़ी हो गई और अपना हुलिया देखने लगी। वही ब्लू वेलवेट सूट पहने, दुपट्टे से आज़ाद सरापा, जिस पर बिखरे बाल। वो मोबाइल को साइड पर रखती हुई अपने बाल संवारने लगी, ये सोचते कि आज उसका महबूब शौहर आने लगा है। बालों को संवारते उसने फिर से कॉल की तो अब की बार भी कोई जवाब ना आया, उल्टा कॉल काट दी। वो फिर से माथे पर शिकन लिए उलझी कि पहले इतनी कॉल्स और अब एक भी कॉल नहीं उठा रहे थे। अपने फेस पर हल्का सा मेकअप किया कि थोड़ी सी फ्रेश हुई और मुस्कुराती हुई शॉल खुद पर ओढ़े कमरे से बाहर निकल आई। कमरे से निकलते उसने सामने बनी रेलिंग से नीचे झांका जहां गुल बैठी दुआ को पढ़ा रही थी। दाएं जानिब ताईजान किचन के बाहर की खड़ी मुलाजमा को हिदायत दे रही थी। आज संडे है, बच्ची की जान छोड़ दो अदी। हयाम ऊपर से ही देखते हुए हशाश बशाश लहजे में बोली तो गुल उसके लहजे को नोट करती खिल के मुस्कुराई उठी, यानी कि वो अब ठीक थी, वरना उसकी फिक्र सताए जा रही थी। जब तुम्हारे होंगे तो तुम भी ऐसे ही बैठी होगी और फिर से कहोगी ऐसा। गुल हंसती हुई बोली तो हयाम सुर्ख सी होती खामोश हो गई, लेकिन अगले ही पल वो फिर से बोल उठी। उनके बाबा टीचर हैं तो वो अच्छे से पढ़ा लेंगे। वो शरारत से बोलती खुद से सुर्ख हो गई कि गुल हंसने लगी। हयाम फिर से वापस मुड़ते हुए कमरे में गई और अपना मोबाइल देखने लगी कि कहीं जहांगीर की कॉल ना आई हो, लेकिन मोबाइल को देखते वो मायूस सी हुई थी। एक बार फिर उसने नंबर डायल किया लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मोबाइल को हाथ में थामते हुए वो नीचे गुल के पास आ गई। गुल ने उसके मुस्कुराते चेहरे को देखा। अभी वो कुछ कहती कि जब अम्माद सहन में दाखिल हुआ। मेरे कपड़े निकाल दें प्लीज़, मुझे कुछ काम है, अभी जाना होगा शहर। वो दुआ के रुखसार पर बूसा देते हुआ बोला तो गुल जी कहकर उठती हुई कमरे में चली गई। अम्माद भाई, आपकी कोई कॉल आई थी? आपके भाई की? ख़याम अम्माद को बगैर देखते हुए आम से अंदाज में जहांगीर के बारे में पूछने लगी। नहीं, क्यों? अम्माद ने उसके सवाल पे पहले खामोश रहा, फिर संजीदगी से पूछने लगा।
वो आज आने वाले हैं ना यहाँ, लेकिन अब उनका नंबर ही नहीं लग रहा। अब की बार वो उसको देखती हुई बोली और फिर मुस्कुरा दी कि कहीं उसकी बेचैनी वाज़ेह ना हो जाए, शायद मसरूफ़ व फ़िक्र ना करे। हाँ, वो नज़रें चुराता हुआ हल्की सी मुस्कान लिए बोला और दुआ को गोद में बिठा लिया। क्या कर रही है मेरी गुड़िया? वो मोहब्बत से उसके रुखसार छूता हुआ बोला। मामा ज़बरदस्ती मुझे पढ़ा रही हैं, हालांकि आज छुट्टी है। वो मुँह बरसोड़ते हुए बोली तो अम्मा दिलकशी से हंस दिया। ये शिकायत आपकी और भी बहुत कामों में है, आपकी मामा से तो जल्दी जल्दी से काम कर लें, फिर हयाम आपके साथ खेल लीजिएगा। वो कहता हुआ दुआ को गोद से उतार कर अपने कमरे में गया तो हयाम उसको पढ़ाने लगी। आपकी तबीयत कैसी है? कमरे में दाखिल होते हुए उसने गुल को देखते हुए पूछा तो अम्मा के कमरे में आता देखकर शर्ट उसकी तरफ पकड़ाने लगी। मैं ठीक हूँ। क्या शहर सब ठीक है? आप इतनी जल्दी में वहाँ जाने लगे हैं? गुल अम्मा को एक पल देखते चौंकी ज़रूर थी, लेकिन बाहर हयाम के सामने खामोश रही। अब वो उससे बराह रास्त पूछने लगी। हाँ सब ठीक है, बस भाभी को संभाल लेना, लाला ने आज नहीं आना। वो बस इतना ही कह सका। अभी वो नहीं चाहता था कि घर में सबको मालूम पड़े। क्या जहांगीर आने वाला था? गुल बेड पर बैठती हुई पूछने लगी। अभी भाभी ने ही बताया है, लेकिन अब वो नहीं आएगा, वहाँ कुछ ज़रूरी काम है, इसलिए मैं भी जा रहा हूँ। चेंज करने के लिए जाते हुए उसके माथे के को लबों से छूता हुआ वो हाथ में बाथरूम में घुस गया। गुल उसके आने के इंतज़ार करती उसकी बाकी चीज़ें भी निकाल कर रखने लगी। क्या हुआ? कुछ खबर मिली? इर्तिसाम उसको घर ड्रॉप करते हुए काफ़ी देर से ज़रूरी काम को कहकर निकला हुआ था। उसके मुसलसल इसरार पर इत्तेसाम को बताना पड़ा कि जहांगीर का एक्सीडेंट हुआ है तो वो उसके पास आया है। यार अभी 5 मिनट पहले कॉल की थी तुमने सनम जानम, अभी कैफ ने के बाबा आए हैं यहाँ, रुक जाओ ज़रा करता हूँ कॉल। वो सामने तो नहीं थी, लेकिन फिर भी आंखें दिखाता हुआ बताने लगा। अच्छा है, आपको बताया आपने? वो मुतफक्र सी पूछने लगी। नहीं, और उसे बताना भी नहीं। वो मज़ीद एक दो बात करने के बाद कॉल ड्रॉप कर गया था। अच्छा, वो मुझे याद से कॉल कीजिएगा। मोबाइल को पॉकेट में रखने के बाद वो अजहर साहब की जाने मुड़ा जो रिसेप्शन काउंटर से अभी वापस आए थे। हो गया एंटर यहाँ तो मुझे समझ नहीं आती। जब मैं कह भी रहा था कि मैं पेमेंट करने लगा हूँ तो आप उसे ले जाएं, लेकिन नहीं, उनको तो जैसे यकीन ही नहीं आता हमारी बात पे। अब चलकर उन्हें बताता हूँ। वो बोलते हुए इर्तिसाम को साथ लिया ऑपरेशन थिएटर के बाहर पहुंचे, जहाँ डॉक्टर पहले ही खड़े आपस में मशवरा कर रहे थे। आप पुलिस को भी कॉल कर दें, ये पुलिस केस है। वो उनके हाथ पर स्लिप लेते हुए अपनी बात कहकर अंदर रूम में दाखिल हो गए, जबकि उनकी बात सुनकर अजहर साहब मजीद परेशान हो गए। पुलिस? वो बड़बड़ाए तो कैफ भी रमशा के साथ आहिस्ता से चलता हुआ उनके करीब आया। उनको यहाँ देखकर अजहर साहब माथे पर तेवरी लिए देखने लगे। तुम्हें क्या ज़रूरत थी यहाँ आने की? वो गुस्से से ज़रा सख्त लहजे में बोले कि कैफ ने आंखें घुमाई। मुझे जहांगीर का बताया बाबा, वो झुंझलाए हुए बोला। तो निमिषा चौंकी। गोली लगी है उसको? वो तो शुक्र है कि जिसने कॉल की थी वो उसे बर वक्त यहाँ ले आया और डॉक्टर ने एडमिट कर लिया। अभी पेमेंट करके आया हूँ, तभी अंदर ऑपरेशन के लिए लेकर गए हैं और अब कह रहे हैं कि पुलिस को कॉल करें। वो परेशान होते हुए सारी बात बताई तो कैफ गहरा सांस भर के रह गया। मैं तो कहता हूँ अंकल कॉल करें आप पुलिस को। इर्तिसाम भी साथ ही तायद करता हुआ बोला। तो कैफ ने सर हिलाया। मैं कॉल करता हूँ पुलिस को, आप परेशान ना हो बैठें। कैफ कहता हुआ कॉल मिलाने लगा तो ज़बरदस्त घूरी से नवाजा। रमशा भी गड़बड़ा गई। तुम क्यों खड़ी हो, बैठो। वो आंखें दिखाता हुआ बोलो तो वो जी करके साथ ही बैठ गई। जहांगीर को दाएं जाने पसलियों के पास लगी थी गोली, अभी अंदर ही थी, तभी जहांगीर होश से बेगाना पड़ा था। डॉक्टर ने फ़ौरन से ऑपरेशन करने के लिए कहा था, लेकिन उससे वही अस्पताल के रोने के पहले पेमेंट करे, फिर उसको क्रेडिट कार्ड पेमेंट भी नहीं चाहिए थी। वो तो शुक्र था कि इर्तिसाम यहाँ था जिसने काफ़ी मदद की थी। अब वो डॉक्टर ऑपरेशन शुरू कर चुके थे, लेकिन अजहर साहब का दिल बुरी तरह घबरा रहा था। पहले घर का छोटा बेटा और अब घर का बड़ा बेटा। उन्होंने तो अभी परेशानी से किसी को कुछ बताया भी नहीं था। दोपहर से शाम होने को आई थी अभी, लेकिन जहांगीर की कॉल का इंतजार में वो अब भी वैसे ही बेचैनी से बैठी हुई थी। खाना भी उसने नहीं खाया था। दी जान ने भी नोट किया था कि आज वो खामोश सी है। रातें तो वैसे भी पहले की नस्बत अब छोटी होना शुरू हो गई थी, लेकिन फिर शाम में सर्दी की बारिश वो अपने रूम में चले गए थे। हयाम के कमरे के साथ ताई जान का कमरा भी ऊपर ही था, जबकि अभी हयाम कमरे में अकेली बैठी थी। अचानक से घबराहट होना शुरू हुई तो कमरे की लाइट्स ऑफ करते वो नीचे गुल के रूम में आ गई। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हयाम दरवाज़ा नॉक करती हुई पूछने लगी तो दुआ को बिस्तर में घुसाती हुई गुल ने दरवाजे की जानिब देखा। हाँ ज़रूर, ये पूछने वाली बात है क्या? वो अभी कह रही थी कि दुआ झट से खुद पर से कंबल हटाते हुए उठ बैठी। अभी एक संभाली नहीं जा रही मुझसे, वो लाचारगी से बोली। अंदर आती हयाम हंसी थी। दुआ खुश होती हुई उसको अपने पास बुला रही थी कि मेरे पास बैठे। अभी तो 7 बजे हैं और उसको सुलाने लगी थी। वो जूता उतार के साथ ही उनके कमर में घुस गई। सुबह स्कूल जाना है, इसने तो लेट बहुत करती है, ये कहकर नींद आई है। अपने मामू की तरह नींद की बहुत पक्की है। गुलताज से उसे बोलती हुई दोबारा से दुआ को लुटाने लगी, लेकिन अब कहाँ, वो तो हयाम आप ही आ गई थी। मामा ने अभी नहीं सोना। मामा मैंने अभी नहीं सोना। वो हयाम की जानिब करवट लेते हुए बोली तो गुल अफसोस करती रह गई। तुम परेशान लग रही हो। हयाम के परेशान चेहरे को देखते हुए गुल ने कहा तो वो हयाम चौकी। नहीं परेशान नहीं हूँ,
बस वो आसिम ने सुबह बताया था कि वो आ रहे हैं, लेकिन फिर अभी तक दोबारा रब्ता नहीं किया उन्होंने, तो बस वही सोच रही थी कि आए क्यों नहीं। वो अपनी कैफियत छुपाते हुए बोली, और ये सच भी था, वो नहीं आएगा आज। अम्माद बता रहे थे कुछ ज़रूरी काम है जिसकी वजह से वो भी गए हैं शहर, तुम परेशान ना हो, फ्री होते ही कॉल कर लेगा। गुल तसल्ली देती हुई बोली। तो ये सुनकर बज़ाहिर तो वो मुस्कुराई, लेकिन अंदर से वो मज़ीद उदास हो गई। पहले उसका दिल यहाँ आने को कर रहा था, लेकिन अब चाह रहा था वो किसी न किसी तरीके से जहांगीर के पास पहुंच जाए। अम्माद भाई गए हैं तो मुझे भी ले जाते। वो अचानक ही शहर जाने का सुनती हुई बोली, क्योंकि उसने भी तो वहीं जाना था, तो साथ चली जाती। आई थिंक वो किसी दूसरे शहर गए, वरना उन्हें भी तुम्हारे जाने का आइडिया था। गुल बात बनाती हुई बोली। तो हयाम फीका सा मुस्कुरा दी। दिन में काफ़ी देर वो दादा जान के पास भी बैठी रही थी, और दी जान की बातें वो ही कमा की होती थी कि वो बोर ही नहीं होती थी। लेकिन अब वो अपने अपने कमरों में आराम कर रहे थे। तुम्हें दिन वाली बात बुरी लगी? अचानक गुल की आवाज़ पर वो चौंकती हुई उसकी जानिब उलझी नज़रों से देखने लगी। कौन सी बात? उसने लाइल्मी का इजहार किया तो गुल जरा सा मजीद करीब हुई। दुआ को वो अब सुला चुकी थी, वही जो औरतें सुबह घर आई थी और कुछ गलत बोलकर गई थी। गुल याद करवाते हुए बोली। तो ख़याम तल्खी से हंस दी। क्या कह सकते हैं हम, उन्होंने वही कहा है जो उन्होंने देखा, इसमें उनकी तो कोई गलती नहीं ना। वो अपना काम कर रही थी जो उनको करना था। दूसरों की ज़िंदगी में बिना मतलब के ताक झांक जो उन्हें अपने घर में नहीं मिलती। पहले मुझे इत्तेहा का बुरा लगा, और मेरी जगह कोई और होता तो उसे भी लाजमन लगता, लेकिन हम देखने वालों की आंख से देख और सुनने वाले के कान नहीं नोच सकते, क्योंकि वो सब वो देख रहे हैं जिसमें उनको दिलचस्पी है, जो वो देखना चाहते हैं। इसी तरह आज जब उन्होंने मुझे आसिम के बगैर देखा तो उनको मतलब की चीज़ मिल गई, और वहीं अपने तीर फेंक के दिए। बदले में मैं क्या कर सकती थी? वही दिल बर्दाश्त होकर कमरे में चली गई। शायद इसी बात को लेकर दूसरों के कानों में पहुंचा भी आई हूँ। वो नज़रें अपनी दुआ के चेहरे की जानिब करती हुई उसके बालों में उंगलियां चलाती हुई आहिस्ता से बात करने लगी, और आखिर पे इतनी आती हुई हल्की सी हंस दी। गुल उसकी मुस्कुराहट को देखते हुए मुस्कुरा दी। अच्छी आदत है तुम में कि तुम ज़्यादा कुछ सवार नहीं करती सर पर। हम सब में जहांगीर बहुत पॉजिटिव नेचर का मालिक है, और मैं बहुत खुश हूँ कि उसे तुम मिली। गुल साफ गोई से उसकी तारीफ़ करने लगी। तो हयाम आसिम के जिक्र पर फीका सा मुस्कुरा दी, और मुझे वो बस दिल में बड़बड़ाई थी, क्या आज अम्माद भाई वापस आ जाएंगे? थोड़ी देर की खामोशी के बाद हयाम ने अपने लब फिर से हिलाए। नहीं, वो 2 दिन उधर ही रहेंगे। उसने कंधे उचकाए। तो हयाम सर हिलाकर रह गई, यानी वो इतने दिन फिर नहीं आने वाला था। इंतज़ार की घड़ियां तवील होती जा रही थी। ऑपरेशन शुरू हुए काफ़ी वक्त गुजर चुका था, लेकिन अभी भी डॉक्टर बाहर नहीं निकला था, या उन्हें कुछ खबर होती कि कब तक ऑपरेशन जारी रहेगा। प्राइवेट अस्पताल होने की वजह से रात के वक्त अब इक्का दुक्का ही लोग नज़र आ रहे थे। वैसे भी ऑपरेशन थिएटर वाला फ्लोर वैसे भी अब ऐसी जगह खाली हो गया था जहाँ थोड़ी देर पहले कुछ पल चहल पहल थी, अब भी वो मान पड़ चुकी थी। ऐसे में वो तीनों खाली बेंच पर बैठे परेशानी से सर झुकाए हुए थे, और अमशा को कैब ड्राइवर के साथ वापस जरगुल के पास भिजवा चुका था। लेकिन ये समझा कि खबर अभी खबर गाँव ना जाए। क्या हुआ है जहांगीर को? अचानक ही आवाज़ आने पर वो तीनों अपने झुके सर उठाते हुए देखने लगे, तो अम्माद के साथ अम्मा बेगम और असफिहान भी मौजूद थे। तुम सब लड़के यहाँ हो तो घर कौन है? अजहर साहब पहले तो हैरान हुए, फिर परेशानी से चारों लड़कों को देखते पूछने लगे, तो सब एक दूसरे को देखने लगे। मैं तो सनम को ताया जान की तरफ छोड़ आया था। उन सब में इर्तिसाम सबसे पहले बोला, और वो भी झूठ। बाकी तुम लोग? अब की बार उनका ध्यान तीनों की तरफ था। मैं तो आपके पीछे ही आ गया। कैब बड़बड़ाता हुआ बोला। तो अजहर साहब घूर कर देखने लगे। मैं सीधा अम्मा बेगम के घर से साथ लाया हूँ। अम्माद भी साफ साफ बोला कि वो तो गाँव से सीधा आया था। और तुम? अब की बार उनका ध्यान असफहान की तरफ था। इस सवाल पर सबकी नज़रें असफहान की तरफ उठी। दादी जान घर पर हैं बाबा? असफहान मुस्कुराने की सही करता हुआ बोला। नालायक तू, उनके पास कौन है? वो बरहम हुए कि इस पहर औरतों को घर अकेला छोड़ा है। बाबा जूफा भी साथ है। असफहान फौरन से बोला। तो इतनी तशवीशनाक हालत में बाकी सबकी हंसी निकलते निकलते बची। असवी, औरतों के पास कौन है अभी? अब की बार उन्होंने सख्त लहजे में पूछा। ऑफ कोर्स बाबा, अपने भरोसेमंद आदमियों की ड्यूटी पे लगाया है। वो खुजल सा होता बोला। तो बाकी सब भी सीरियस है। आप भी यहाँ आ गई हैं तो बच्चियाँ अकेली होंगी घर पे, सुबह आ जाती हैं। अजहर साहब कदर पुरसुकून होते अम्मा बेगम को मुखातिब करते हुए बोले। तो वो परेशानी से बस रो देने को थी। मुझे तो जब रिमशा ने आकर बताया तो मेरा जैसे कलेजा किसी ने नोच लिया। मुझसे रहा नहीं गया तो आ गई। आपका ब्लड प्रेशर ना हाई हो जाए, आप घर जाके आराम कर लें, काफ़ी देर से हैं यहाँ। अम्मा बेगम थोड़े रूहान से अंदाज में बोली। तो उन्होंने आसपास खड़े चारों को देखा और इस बात में सर हिलाया। ठीक है, मैं चलता हूँ घर। डॉक्टर जैसे ही बाहर आए मुझे खबर कर देना। अभी वो उनको हिदायत करते हुए जाने लगे कि ऑपरेशन रूम से 1-2 लोग बाहर निकले। ऑपरेशन कामयाब गुजरा है, अल्लाह का शुक्र, मुबारक हो। पेशेंट को अभी होश नहीं, सुबह तक होश आ जाएगा। बाकी पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दे।
वो पेशा वराना अंदाज में मुस्कुराकर कहते हुए इर्तिसाम को अपने साथ आने का इशारा करते हुए वहाँ से केबिन की तरफ चले गए। पीछे जैसे सबकी अटकी हुई सांसों में सांस आई। अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मेरे बच्चे को ज़िंदगी अता की। अम्मा हाथ उठाते हुए अल्लाह का शुक्र अदा करती हुई बोली तो सब मुस्कुरा दिए। चलो अब मैं चलता हूँ, बाकी कुछ भी हो खबर ज़रूर करना मुझे, वो संजीदगी से बोलते हुए ड्राइवर को कॉल करते हुए रवाना हुए। बाकी सब भी वहाँ मौजूद लगी चेयर्स पर बैठ गए तो उन्होंने इर्तिसाम आता हुआ दिखाई दिया। मैं ये मेडिसिन वगैरह लाता हूँ। इर्तिसाम उनको ऐसे ही कहकर दवाई लेने चला गया और साथ ही सनम को कॉल की। सनम इधर चची के पास चली जाओ, मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा, आते ही तुम्हें वहाँ से ले आऊँगा। सनम की कॉल उठाते ही उसने बोला तो वो जहांगीर की खैरियत पूछने लगी। हाँ अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है, अब तुम फिक्र ना करो, घर आके बताऊंगा, अभी चची के पास चली जाओ। वो फार्मेसी से आता हुआ प्रिस्क्रिप्शन उन्हें देता हुआ कॉल पे बोला तो वो मानती हुई कॉल काट गई। इर्तिसाम दवाइयाँ लेता वापस आया तो शायद जहांगीर को शिफ्ट करने लगे थे। पुलिस पहले ही यहाँ आते एक चक्कर लगाकर जा चुकी थी। हादसा होने वाली जगह वगैरह सारी उनको मालूम होती, वो वहाँ से तफ्तीश करने गए थे। पहले मेरी तो जान ही उसने ख़त्म कर दी थी। ये खबर सुना के सुकून की खबर मिली तो सबके एहसाब फिर पुरसुकून है। सबसे पहले ज़बान भी कैफ की चली। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी महबूबा को कुछ हो गया था। रिंग देखने वाला था मैं रंग देखने वाला था मेरा। वो नफ़ी में सर हिलाता हुआ बोलो तो बाकी सब लड़के उसको घूरने लगे। कैफ तेरा रंग अभी भी देखने वाला नहीं, चुप कर जा, असफियान ने उकता कर कहा तो कैफ ने आंखें घुमाई। अम्मी आप इस रूम में आराम करें जाके, हमने बुक करवाया हुआ है। कैफ अम्मा बेगम को परेशान होता देखकर बोला तो उनके साथ साथ बाकी ने भी सरहद से अस्तगफिरुल्लाह कहा। मेरा मतलब था कि पेशेंट के साथ आने वालों के लिए कमरा बनाया हुआ है कि वो आराम कर ले। अपनी बात का मतलब समझाते हुए कुछ नादिम सा होते हुए बोला तो वो सर हिलाकर अंदर चली गई। तुम लोग भी आराम करो, थक गए होगे बीवियों की खिदमतें करते करते। कैफ उन तीनों के सामने वाली कुर्सी पर बैठा हुआ था। नहीं बिल्कुल भी नहीं, उन तीनों एक साथ बोलते कैफ को जला के राख है। आ जाओ उसके पास चलते हैं। अम्माद खड़ा होता हुआ बोला तो बाकी सब भी उसकी तायद में खड़े हुए। शुक्रिया यार, वरना मेरी बीवी होती तो मुझे तुम लोगों की ज़रूरत ना होती, वो मशकूर होते बोला तो उसको उठाते हुए अम्माद और इर्तिसाम तासुफ से देखते रह गए। सर शोर ना कीजिएगा, पेशेंट अभी होश में नहीं। पास से गुजरती हुई नर्स उनको संजीदगी से बावर करवाती खुद चली गई। बाकी दो चार वो चारों पास बने सोफे पर एक एक करके बैठते गए। इधर कमरे में हम सबके रुकने की इजाज़त होगी। अम्माद बोला तो बाकी सब सोचने लगे। मुझे लगता है नहीं, अच्छा मेरी बीवी घर में अकेली है तो मैं सुबह आता हूँ और ज़रूरत हो तो ज़रूर कॉल करना मुझे। इर्तिसाम उठता हुआ बोला तो बाकियों ने तायद की कि आराम करे घर जाके, बाकी तो सब यहाँ पे हैं ना। मैं अम्मा बेगम के पास रूम में चला जाता हूँ, तुम लोग यहीं बैठो। अम्माद भी कहता हुआ उठा और दूसरे रूम में अम्मा बेगम के पास चला गया कि वो नमाज़ पढ़ रही थी। आमिर साहब भी इस एक्सीडेंट का मालूम था तो वो उनके भी खैरियत बताने लगा और थोड़ी देर गुल से बात करके पास ही सोफे पर नींद दराज हो गया। नमाज से फारिग होते अम्मा बेगम जहांगीर को एक नज़र देखने उसके रूम के पास गईं। पास बैठे दोनों अपने अपने मोबाइल में गुम थे जबकि जहांगीर बेसुध बेड पर लेटा था। एक दिन में ही उसका रंग कितना फीका पड़ चुका था। वो मोहब्बत से उसके सर पर हाथ फेरती हुई अतल कुर्सी फूकते हल्का सा झुकते उसके माथे पर लब रखा। मेरा बच्चा ना माँ के लिए, वो उसको देखती हुई बोली तो कैफ और असफियान ने उनकी जानिब देखा। अम्मा जी परेशान ना हो, ठीक है, अल्लाह ने उसे ज़िंदगी अता की है, वो इस तरह ख़ुद को परेशान करें नहीं करें, उन इंशाल्लाह सुबह होश आ जाएगा आपके सोने पत्थर को। असफिहान उनको रोता देखकर उनको अपने साथ लगाते प्यार से बोला। मेरी हयाम उसका इंतज़ार कर रही थी कब से ये लेने आएगा और देखो उसको नाराज़ किए यहाँ लेटा है। नम लहजे में वो जैसे जहांगीर से शिकवा करने लगी तो असफिहान हयाम के जिक्र पर लब भीज गई क्योंकि वो खुद यहाँ बेबस था। माँ जी बस जिसके गले आप लग के शिकवा कर रही हैं भाई है आपके हयाम धी का, क्या सोचेगा वो। कैफ की ज़बान भी अब खुजली करने से बाज नहीं आई थी। असफिहान दांत पीसते उसके खून शाम नज़रों से घूरने लगा जिस पर वो कंधे उचका कर रह गया। सुबह की रोशनी हर सू अपने बिखेरे की हुई थी। खिड़की के पास से चिड़ियों परिंदों की खूबसूरत सी चहचहाती आवाज़ें अंदर सुनाई दे रही थी। जब उसकी गफलत से लेटे रहने के बाद उसने कमर जब उसने परिंदों की खूबसूरत से चहचहाती आवाज़ें अंदर सुनाई दे रही थी, जब उसने पलकों की बाढ़ को उठाते हुए अपनी मंदी मंदी आंखें वाँकी। कुछ पल तो ऐसे ही गफलत से लेटे रहने के बाद उसने कमरे की छत को गौर से देखा तो मालूम पड़ा कि उसका कमरा नहीं। जल्दी से गर्दन दाएं बाएं घुमाते हुए आसपास शनासा होना चाहा तो जहन के किसी कोने में उभरा के वो रात को बातें करती हुई इधर ही सो गई थी। अपने कमरे में जाने की ज़रूरत महसूस न हुई। दुखते सर को थामती हुई अपने नैन कटोरों को मुकम्मल खोलने की कोशिश करती हुई नीचे कदम रखने को थी, लेकिन जिस्म जैसे दुखना शुरू हो चुका था। एक राह के साथ वापस अपने पैर लपेटती हुई बेड पर चढ़कर बैठ गई। पीछे कमर से टेक लगाने के लिए तकिए सेट करते हुए वापस से आंखें मूंद गई। तुम उठ गई? दफातन कमरे में गुल दाखिल होती हुई बोली जिसके हाथ में एक ट्रे थी। हाँ बस अभी अभी उसने उठाया था, आपने उठाया नहीं था सुबह? गुल की आवाज़ सुनते ही उसने अपनी आंखें खोली और दोनों हाथों से बाल पीछे करते हुए ज़रा सीधी होकर बैठी। आसिम की कॉल आई क्या? वो अपना मोबाइल बंद देखती पूछने लगी जो कुछ फासले पर था। गुल उसकी साइड पर आते उसके साथ ही बैठी उसका माथा हाथ से छू के चेक करने लगी। नहीं, उसकी
कॉल नहीं अमाद की आई थी, कह रहे थे कि थोड़ी बिजनेस में गड़बड़ हो गई है तो वो नहीं आ रहा। अभी हयाम को टेम्परेचर था तो तभी उसके फ्रेश होने का कहती हूँ, उसके लिए बिस्तर सही से लगाने लगी। मुझे लगता है तुम्हें गाँव की आबो हवा सूट नहीं करती। वो वॉशरूम से फ्रेश होकर वापस आई तो गुल उसका हाथ थामती हुई बोली, क्योंकि वो वाकई काफ़ी नकाहत से चल रही थी। ऐसी बात नहीं है, मैं खुद गाँव की लड़की हूँ, मुझे भला क्यों नहीं सूट करेगी ये आबो हवा। वहाँ से कहती हुई बेड पर बैठी तो गुल ने सूप का बाउल उसके आगे किया। पहले भी तुम जब यहाँ थी तो बुखार में ही लथपथ रही थी और अब फिर से बुखार हो गया। गुल सूप का चमचा उसके मुंह के करीब लाती हुई बोली तो वो आहिस्ता से पीने लगी। ये पता नहीं क्यों हो गया है, शायद मौसम चेंज हो रहा है इसलिए। वो हल्की सी मुस्कुराहट से बोली तो गुल उसकी बात पर ताज्जुब से देखने लगी। जानती थी बातें छुपा रही है, भला जो उसकी कल हालत थी जहांगीर के आने का सुन के वो किससे छुपी थी और अब उसके ना आने पर उदास हुई बैठी थी। पता नहीं मेरी तबीयत ही अजीब हो रही है। सूप खत्म करते हुए दोबारा से टेक लगा के बैठ गई। चलो अब आराम करो, आज तो लग रहा है बारिश होगी। तुम ऐसे मौसम में तुम्हें बाहर नहीं लेकर जा सकती वरना अभी मजीद बीमार हो जाओगी। जैसे ही शाम में या दोपहर तक मौसम ठीक होता है ताई जान को कहती हूँ कि तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाए। उसको प्यार भरी नज़रों से देखते हुए मुस्कुरा कर कहती, अभी कमरे से बाहर निकलने को ही थी कि हयाम ने उसे पुकारा। अम्माद भाई की कॉल आए तो उनको कहना कि आसिम से एक बार बात करवाते हैं, उनका मोबाइल बंद है। अब वो कहते वो उसे झिझक तो बहुत हुई लेकिन क्या करती, कुछ बेचैनी और परेशानी भी बढ़ गई थी। एक बार उससे बात कर लेती तो थोड़ा सुकून मिल जाता। अच्छा मैं कहूँगी उनसे कि बात करवा दें तुम्हारी, कल से दी जान भी बात नहीं हुई खान से। उसकी बात पर सर हिलाती हुई गुल कहती हुई वहाँ से चली गई। जिसम दुखने से वो फिर से आंखें मूंदते हुई नींद दराज हुई तो नींद एक बार फिर से मेहरबान हो गई। अभी जहन ने बेदार होना शुरू किया था तो आसपास कुछ शोर की आवाज़ें सुनाई देने लगी। वो अभी खाली उस जहनी के साथ लेटा कुछ समझने की कोशिश कर रहा था जब उसे हाथ पे एक एहसास सा हुआ, साथ ही बाजू पे किसी का लम्स महसूस करते उसने अपनी पलकों को हल्की सी जंबिश दी। माथे पर एक शकन सी नुमाया थी। साथ ही उसके हालात समझने की कोशिश करते आंखें खोली तो एक गैर शनासा सा चेहरा देखा। कैसा फील कर रहे हैं आप? वो अपना प्रोफेशनल अंदाज में मुस्कुराकर बोला। बेहतर, वो नकाहत ज़्यादा आवाज़ में बोला तो डॉक्टर मध्यम सा मुस्कुराया। आसिम साहब अब आप बिल्कुल ठीक हैं, बस कुछ दिन रेस्ट करते हैं ताकि आपके स्टिचेस ठीक हो जाएँ और आपकी डाइट चार्ट में सब कुछ मेंशन कर दिया है। बस आप आज शाम को डिस्चार्ज कर दिए जाएंगे। टेक केयर। डॉक्टर उसका ब्लड प्रेशर चेक करते हुए थोड़ी बहुत हिदायत करता। जैसे ही कमरे से निकला था तभी अम्मा बेगम कमरे में दाखिल हुई। साथ ही उनके पीछे पहले एक लड़का, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, जिनको एक साथ देखते तो वो खुद भी हैरान होता। अम्मा सदक़े मेरा बच्चा। अम्मा बेगम आती उसका माथा चूमा और प्यार से उसका चेहरा हाथों में थामा जो जर्द रंग लिए हुए था। कैसा है यार? असफिहान ने फिक्रमंदी से पूछा तो बाकियों की नज़र भी उसके चेहरे पर ही थी। अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, वो मुस्कुराने की सही करता हुआ बोला। कुछ शर्म नहीं है तुझसे हम सबको रातों रात यहाँ बुलवाने की क्या ज़रूरत थी? कैफ उसको झड़कते हुए बोला तो सब मुस्कुरा दी जबकि अम्मा बेगम ने खफगी से उसे देखा। आपकी तबीयत कैसी है अम्मा जी? दरवाजे पर एक नज़र डालते हुए उसने नरमी से पूछा। हम सब ठीक हैं, माँ जी भी ठीक है। अम्माद के सहारे सोफे पर बैठते हुए कैफ लापरवाही से बोला। अम्मा जी हयाम नहीं आई। जब लड़के सब वापस सोफे पर बैठे तो उसने झिझक के कुछ आहिस्ता आवाज़ में पूछा तो कैफ ने कान इधर ही खड़े थे। नहीं बेटा, उसको नहीं मालूम, गाँव में अभी नहीं पता किसी को। अम्मा बेगम उसके पास ही बैठते हुए नरमी से उसके बाल संवारते हुए कहा तो उसने समझ कर सर हिलाया। ठीक किया, परेशान हो जाएंगे वहाँ सब, वो तायद करता हुआ बोला। तेरी बहन की बात कर रहा। कैफ ज़रा झिझक कर असफहान से राजदारी से बोला तो उसकी नागवारियत से देखा। बीवी है उसकी। वो दांत पीसते हुए बोला तो कैफ दांत निकालने लगा। यार मेरी डॉक्टर नहीं आई आज, बुलाओ उसको, बड़ा बोर हो रहा हूँ मैं। थोड़ी देर गुजरने के बाद कैफ झुंझलाते हुए बोला। क्यों, तुम्हारी डॉक्टर क्या तुम्हारी साथ लूडो खेलती है? अम्मा ज़रा हंसते हुए बोला। नहीं यार, एक वही है जिससे मेरा रोब चलता है, वो फ़खरिया बोला। तो असफहान ने साथ साथ अम्माद ने भी अफसोस भरी नज़रों से उसको घूरा। डॉक्टर से उसके खाने पीने का पूछा, फिर उसको दवाई का भी ख्याल रखूँ। अम्मा बेगम कुछ तवक्कुफ़ के बाद बोली जब जहांगीर वापस गुनूदगी में जाने लगा। इसकी बेगम को बुला लें यहाँ, असफहान ने आम से लहजे में मशवरा दिया था। अम्मा बेगम ने नफ़ी में सर हिलाया जबकि जहांगीर भी पूरे पोर सामाद उनकी जानिब मुतवज्जा हुआ। नहीं, गुल ने सुबह फ़ोन करके बताया था कि उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं तो खामखा ही परेशान होगी। अम्मा बेगम परेशानी से बोली तो असफहान के साथ साथ जहांगीर भी चौंका। क्या हुआ उसको? असफहान ने बोलने से पहले जहांगीर ने पूछा तो बाकी लड़के असफहान का चेहरा देखा जैसे उसके तासुरात जानते हों। भाई से ज़्यादा फ़िक्र। कैफ सताइशी अंदाज में दाद देता हुआ बोला। असफहान सोफे से खड़ा होता अब अम्मा बेगम के करीब ही चलाया। शौहर है, इर्तिसाम के साथ ही जाते हुए जवाब दिया। फ़िक्र ना करो, हल्का सा बुखार हो गया है, आराम कर रही है। इन दोनों के चेहरे पर परेशानी की लकीर उभरते देखकर अम्मा बेगम ने तसल्ली दी। यहाँ से जाते मैं एक बार उसके पास जाऊँगा। असफहान अब उसकी तरफ से भी परेशान हो चुका था, अभी इरादा करता हुआ बोला। उसकी बात सुनकर जहांगीर ने इस बात में सर हिलाया। मैं कॉल करता हूँ, थोड़ी देर में उसको परेशान हो रही होगी।
अब के उसे भी परेशानी लाहक हो चली थी ख़याम की तरफ से। तो संजीदगी से कहता हुआ आंखें मूंद गया। क्या ये तकाज़ा मोहब्बत था कि अगर यहाँ वो बेचैन था तो उसको देखने के लिए, उसको अपने पास महसूस करने के लिए, तो वो भी वहाँ इस तड़प का शिकार थी, इस बेचैनी का शिकार। पर वो अपने एहसाब तक ले गई थी। बेसाख्ता ही जहांगीर के लब अपने आप में मुस्कुरा उठे थे। सामी सुबह सुबह ऑफिस से एक चक्कर लगाकर उनको इन्फॉर्म करता हुआ यहाँ वापस आ गया था कि कहीं किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो। बाकी सब भी नाश्ता कर चुके थे। अभी दिन के 12 बज रहे थे। जहांगीर अंदर रूम में आराम कर रहा था, जबकि कैफ और असफियान बाहर वेटिंग एरिया में। अम्माद नीचे थोड़ी देर के लिए अस्पताल के ग्राउंड में गया था। यार एक बात करनी थी तुमसे, कैफ ने तमीद बांधते बात शुरू की। तो असफियान सवालिया नज़रों से देखने लगा। मैं सोच रहा था रमशा के घर में शिफ्ट कर लेते हैं, अब तो अम्मा बेगम भी है यहाँ, जरगुल भी आई हुई है, सब साथ हैं तो उसे रहने में मसला नहीं होगा। ऐसे हॉस्टल में रहना मुझे अच्छा नहीं लगा। पहले हयाम के साथ वो दिन में रुक जाया करती थी, लेकिन फिर बाद में वही रूटीन। तो मैं सोच रहा था कि तुम बताओ कि क्या ख्याल है। ऐसे पहले इसलिए नहीं कहा था कि तब घर में कोई औरत नहीं थी, लेकिन अब जरगुल और अम्मा बेगम दोनों है तो यहाँ कहते क्या कहते हो तुम। वो तफसील से अपनी बात कहता हुआ उसकी राय जानने लगा। तो कुछ देर असफियान खामोश रहा। वहाँ वैसे हाँ वैसे ठीक है, वो वहाँ शिफ्ट हो जाए, वैसे भी अब बस थोड़े दिनों की ही बात है, क्योंकि माशाल्लाह से तुम रिकवर कर चुके हो। बिलाखिर वो मानते हुए जैसे अपने राजीनामा उसको थमा चुका था। कैफ सुनकर मसरूर सा हुआ था। तो आज उससे कहो कि अपनी पैकिंग वगैरह कर ले और यहाँ घर शिफ्ट हो जाए। हमारी वापसी तो रात तक ही होगी। कैफ के आगे भी मजीद कहा था। सुहान तायद करता हुआ उठा और रमशा को कॉल करने के इरादे से ज़रा साइड पर हो गया, लेकिन इससे पहले रमशा के वालिद को बताना ज़रूर था कि उनकी बेटी उसकी एक अच्छी जगह रह रही है। कहीं दूर तो नहीं हो रहा तुम्हें, दर्द तो नहीं हो रहा तुम्हें। इर्तिसाम के पास आता हुआ बोला। साथ ही मौजूदा कुर्सी को ज़रा करीब खिसकाकर उस पर बैठ गया। नहीं दर्द अभी कहाँ होगा, अभी तो शायद वो जगह ही सुन है। वो उकताहट भरे लहजे में बोला। पुलिस ने बताया मजीद। जहांगीर ने आहिस्ता आवाज़ में पूछा। थोड़ी देर पहले ही पुलिस एक बार फिर चक्कर लगा कर जा चुकी थी। जहांगीर से बयान नोट करवा के उनका कहना है कत्ल की कोशिश थी, क्योंकि सड़क पर लगे कैमरे की रिकॉर्डिंग में उन्होंने एक शख्स को देखा जो उनको मशकूक लगा। इर्तिसाम ने वही बातें दोहराई जो थोड़ी देर पहले पुलिस वाला बता के गया था। मैंने भी उनको वादे कर दिया है कि कोई मेरा पीछे कर रहा था काफ़ी दिनों से, हो सकता है ये उसी का काम हो। वो भी कुछ सोचते हुए बोला था। सामने सर रहे। मैंने बताया ताया जान से बात की। उनका कहना था कि थानेदार बता रहे थे कि पिछले दिनों कोई भी मिलने नहीं गया। फरहाद से इर्तिसाम उसे कल परसों होने वाली बात का हवाला देने लगा, जब जो जहांगीर ने उससे जिक्र किया था। लेकिन मैं पुलिस को क्या बता चुका हूँ कि मुझे फरहाद पर शक नहीं यकीन है, और उसने ये भी बुज़दिलाना हरकत की कि मुझ पर हमला करवाया। शायद वो सोच रहा था कि हम इस हमले से डर जाएंगे। बेवकूफ़। वो सपाट लहजे में सर झटकता हुआ बोला। शादी वाले दिन कैफ को जो गोली लगी थी वो। इर्तिसाम ने कुछ तवक्कुफ के सोचते हुए कहने शुरू किया, लेकिन अपनी बात बीच में ही छोड़ दी। वो कैफ को मारने के लिए नहीं थी, वो अम्माद के लिए थे। लेकिन इत्तेफाकन कैफ आगे आ गया था। मुझे ये शुरू से ही पता था, लेकिन मैं चुप इसलिए था कि हाँ कहीं हमारे केस में मजीद देर ना हो जाए। लेकिन अब तो खुद ही लेट हो गया। लेकिन ये फरहाद अपने घटिया कामों से बाज नहीं आया। ज़्यादा बोलने की वजह से अब वो ठहर ठहर कर अपनी बात कहने लगा, क्योंकि अब उसे दर्द होना शुरू हो गया था। तुम आराम करो, वरना फिर मुझ पर इल्ज़ाम लगाओगे कि मेरी वजह से तबीयत बिगड़ गई। इर्तिसाम उसके चेहरे पर दर्द के आसार देखते हुए नरमी से उसको सहारा देते लिटाने लगा। साथ ही हल्का सा हंसते हुए बोला। तो जहांगीर मुस्कुराया था। नहीं भाई ऐसी बात नहीं। जहांगीर आंखें बंद किए हुए बोला। तो इर्तिसाम उसके आराम का ख्याल करते हुए बाहर चला गया। किसी सनम जानम की 5 बार फ़ोन आ चुका तेरे मोबाइल पे। वैसे ही वो दूसरे कमरे में दाखिल हुआ। कैफ की चहकती हुई आवाज़ उसके कान से टकराई तो वो बड़बड़ा उठा और झपटने के अंदाज में उससे मोबाइल छीना। बेगम है मेरी, वो चबा चबा कर बोलता हुआ सनम को दोबारा से कॉल मिला के साइड पर हो गया। तो कैफ सर्द आह भरता हुआ वापस से टेक लगा गया। वो अंदर जाते हुए उसके मोबाइल थमा गया था कि उसके बाबा की कॉल आ रही थी जहांगीर की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए। तो कैफ ने उनसे बात की। अब वो कल इर्तिसाम के साथ ही मसरूफ़ था ऑफिस में कामों में, तो रात को थोड़ी ताख़ीर हो जानी थी आने में। लोगों को क्या क्या अपनी बेगमात में नाम रखे, और आज मैं हूँ जो सिवाय एक बदतमीज़ डॉक्टर के कुछ ना मिला। वो दुहाइयाँ देता हुआ बड़बड़ाया। तो असफ़हान ने उसकी बात पर चौंक कर देखा। तुम रमशा की बात कर रहे हो? उससे जैसे तस्दीक चाहिए। तो कैफ अपनी गलती को महसूस करते हुए फ़ौरन से सीधा हुआ। नहीं यार मैं क्यों तुम्हारी साली को कोसने लगा, मैं तो अपने दूसरे डॉक्टर की बात कर रहा था जो अक्सर मेरा ट्रीटमेंट करने आता है। वो बात संभालते हुए बोला। तो असफान समझता हुआ सर हिला गया। रात के 7 बजे उसको डिस्चार्ज कर दिया था। घर वापस आते ही अपने कमरे में असफियान और अम्माद के सारे वो बेड पर लेटा था। डॉक्टर ने पेन किलर दे दी थी क्योंकि दोपहर में उसको दर्द होना शुरू हो गया था। यार ये मेरा मोबाइल को चार्ज पे लगा दो, गाँव कॉल करनी है। अम्माद अभी उसके पास ही था, बाकी सब कमरे में से जा चुके थे। तब जहांगीर ने लेटे लेटे कहा, हाँ मैंने लगा दिया है और 2 बार मुझे कॉल आ चुकी है हयाम भाभी की कि आपसे बात करवाऊँ, लेकिन आप बिजी हैं ये कहकर डाल दिया। उसकी मेडिसिन को साइड टेबल पर सेट करते हुए अम्माद का बताना ज़रूर समझा था। जहांगीर चौका। तो मुझे बता देना था ना। वो बेचैन सा हुआ। बता रहा हूँ अभी। वो खटाक से बोला। नहीं मेरा मतलब था कि जब आई थी कॉल तब बताना था ना, मैं बात कर लेता। वो झुंझला कर बोला था। अम्माद ने बगैर उसके चेहरे को देखा, लेकिन वो भी अपने नाम का एक था, अपने तासुरात छुपाने में माहिर था वो। तब आप आराम कर रहे थे, चलो अब आया तो बताता मुझे, मैं बात कर लूँगा। 3 दिन हो गए बात नहीं हुई उससे। वो खुद को पुरसुकून रखने की कोशिश करता हुआ अम्माद ने इस बात में सर हिलाया।
दोपहर में तबीयत बहाल होने की वजह से वो कमरे से बाहर निकली थी और थोड़ी ही देर दीजान के पास बैठते हुए उससे खूब बातें की थी, जिसमें आधी तो उन्होंने जहांगीर को सुनाई थी कि हर बार वो किस तरह आने का कहता, महीनों लगा देता है। उनके महीनों सुनते हुए हयाम ने सदमे से देखा तो वो हंस दी। तो परेशान ना हो, पहले बीवी नहीं थी ना, अब तू यहाँ पर है तो देखना जल्दी आ जाएगा, दीजान ने हौसला देते हुए कहा। तो ना चाहते हुए भी वो शर्मा सी गई। अभी शाम का खाना खाने सब बैठे थे कि लेकिन उसका दिल नहीं चाह रहा था खाने को। एक दो निवाले खाते वो उठ बैठी तो दीजान के साथ ताईजान ने भी टोका के ठीक से खाना खाया। उनके सिर पर वो दो तीन निवाले खाकर उड़ गई थी। गुल से कहती वो उसी के रूम में आ गई कि अकेले नहीं रह सकती थी वहाँ। गुल ने उसे कह दिया था कि जब तक अम्माद नहीं आ जाते वो उसी के साथ बाद में दुआ या वो खुद उसके साथ सो जाया करेगी। अभी भी वो तबीयत के बायस हल्की सी नींद में थी जब मोबाइल बजना शुरू हुआ। उसकी कच्ची नींद से जागते हुए अपने मोबाइल साइड टेबल से पकड़ा तो वहाँ दर्ज नाम देखते जैसे उसको उसने बाहर देख ली। घड़ी की सुइयां जैसे वहीं ठहर गई। दिल की धड़कन भी एक पल को साकत होते थम सी गई थी। उसने संभल कर लरसते हाथों से कॉल ओके करते कान से मोबाइल लगाया। धड़कन एक बार फिर से साकत हुई जब दूसरी जानिब से उसकी गंभीर आवाज़ उभरी, अस्सलाम वालेकुम। क्या एक हवा का झोंका था जो अचानक से उससे टकराया था कि उसकी आवाज़ समातों से टकराते वो जैसे जी उठी थी। बगैर हिलते लबों से वो अल्लाह का शुक्रगुजार हुई। आप बहुत बुरे हैं, इंतहा के बुरे हुए कहना चाहती थी मगर लब जैसे हिलने से इंकारी थे। वो तो जैसे मुंजमद सी हो गई थी अपनी जगह पे कि कुछ बोलने की हिम्मत ही ना रही थी। बस आंसू थे कि अपनी पलकों की बाढ़ को तोड़कर निकलना चाहते थे, लेकिन वो गहरा सांस भरती हुई कुछ बोलने की हिम्मत करने लगी। बेगम तबीयत कैसी है? उसके ना बोलने पर वो खुद ही बात करने लगा। आपको इससे क्या? वो दिल ही दिल में उसके सवालों के जवाब दे रही थी। जाने क्यों वो नाराज़गी में उसको अपनी आवाज़ ना सुनाकर मजीद बेचैन करना चाहती थी, लेकिन खुद वो सुन रही थी किसी दिए गए नशे की तरह। यहाँ वो खुद गर्ज थी। आई एम सॉरी, मैं नहीं आ सका, ऑफिस के कामों में फंस गया था। अब भी जवाब न मिलने पर वो अपना लहजा हनूज नरम रखते हुए बोला, मुझे आपकी सॉरी नहीं आप चाहिए। वो रोहान से उसकी आंखों के आंसुओं से तर थी, लेकिन वो बोल कुछ नहीं रही थी या उससे बोला नहीं जा रहा था। मैं तुम्हारे पास ही हूँ हयाम। अपने दिल में झांक कर देखा। वो उसकी खामोशी को मजबूत महसूस करते हुए कदरे आहिस्ता आवाज़ में बोला कि उसके लहजे की गंभीरता को महसूस करते वो तड़प उठी कि अपनी सिसकी रोकने को उसने बेसाख्ता ही अपना हाथ मुंह पर रखा। अपना ख्याल रख रही हो ना? अब की बार उसका लहजा मुतफक्किर था। हयाम आंखें बंद किए महज सर हिला गई। कुछ बोलोगी नहीं? अब की बार वो तड़प उठा था जैसे उसकी खामोशी से अपनी खामोशी से उसको तड़पा रही थी। उसके पूछने पर अब की बार नफ़ी में सर हिलाया और आंसू अपनी बार तोड़ते हुए गुलाबी रुखसारों पर फैल गए कि उसका जब भी साथ ही जवाब दे गया और हिचकियाँ भरते रोने लगी। जाने कि इस बात का गुबार था वो जो निकाल रही थी। जहांगीर उसकी खामोशी में अचानक से सांसों को खलल को महसूस करता कुछ कहने को था जब दूसरी जानिब से कॉल काट दी गई। वो हैरान परेशान सा उसका रद्द अमल को देखने लगा। आखिर वो क्यों इतना रिएक्ट कर रही थी? उसके दोबारा से नंबर मिलाया, लेकिन अब की बार वो उठा नहीं रही थी। कॉल काटते हुए घुटनों के बल गिर्द बाजू लपेटे हुए आंसू बहाने लगी। अपनी कैफियत से वो खुद भी अनजान थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ था वो जो इस कदर सख्त हो रही थी उससे। उसकी दोबारा कॉल आते देखकर वो नज़रअंदाज करते हुए हनूज ऐसे ही बैठी रही कि अचानक फिर से उसे घबराहट सी होने लगी। कमरे में बैठे उसको घुटन का एहसास हुआ तो वो अपने कदम बेड से नीचे उतारते हुए अपनी हालत संवारते हुए स्लीपर्स पहनते कमरे से बाहर आई जहाँ सब सहन में बैठे थे। दरमियान में आग लगाए सब सेकने में मसरूफ थे। दादा जान उसको कमरे से निकलता देखकर पुकारने लगे, इधर हमारे पास आओ, आके बैठो। वो शफकत भरे लहजे में बोले कि आसूदगी से मुस्कुराते हुए उनके पास जाने लगी। बाहर की ठंडी सर्द खुनकी लिए हुए हवा जब उसके वजूद से टकराई तो एक कपकपी सी तारी हुई, लेकिन अगले ही लम्हे गहरा सांस भरते हुए एक बार आंखें मीच कर खोली। क्या हुआ? उदास सा लग रहा मेरा बच्चा। उसके सर पर हाथ रखते हुए नरमी से बोले कि वो हल्की सी नफ़ी में सर लगी। नहीं, बस ऐसे ही मौसम बदला है ना शायद। वो बात को छुपाती ही बोली, लो ये काजू पिस्ता खाओ। ताई जान उसकी तरफ प्लेट बढ़ाते हुए बोली, नहीं ताई जी, मुझे नहीं ये पसंद। वो इनकार करती हुई बोली और नज़रें अपने हाथों पर जमा दी। तुम्हें तो बुखार हो रहा है फिर से? अंदर चलो, मैं सूप लाती हूँ। ताई जान उसके पास से बैठती थी। जब उन्होंने उसका माथा आहिस्ता से छू के देखा, मैंने नहीं पीना। दुआ भी चहकते हुए बोली तो सब मुस्कुरा दिए। वैसे पढ़ाई के वक्त उसकी ज़बान कहीं चली जाती है और अब देखो कैसे चलती है पटर पटर। गुल उसके रुखसार ज़बरदस्ती खींचते हुए बोली, जिस पर वो आई मामा कहती हुई उसको सहलाने लगी। उठो, रूम में चलो, आराम करो, यहाँ मज़ीद सर्दी लग जाएगी। ताईजान आंखें दिखाती हुई बोली तो वो मुंह बना गई। ताईजान अभी रूम से आई है, अंदर घुटन हो रही है मुझे, वो बेबसी से बोली, लेकिन वो उसके सुने बगैर वापस कमरे में ले आई। ये खिड़कियाँ खोल लो, हवा हल्की सी अंदर आएगी तो घुटन नहीं होगी। कमरे की एक खिड़की को आधा खोलते हुए वो बोली और सूप लेने का कहती वो चली गई। ये अच्छा किया आपने यहाँ आ गई, थोड़ी मेरी भी हेल्प हो जाएगी। रिमशा को लॉन में आता देखकर वो संजीदगी से बोला तो वो मुस्कुरा दी। भाई ने कहा था तो आना पड़ा, इसमें हेल्प की क्या बात है, आप मेरी दोस्त के हस्बैंड हैं। वो मुस्कुराती हुई चाय का कप उसको थमा गई और एक नज़र
उसने लापरवाह बने कैफ की तरफ भी देखा जो मोबाइल में बिजी था। हयाम ने वापस कब आना है, कुछ देर बाद वो पूछने लगी। वो जहांगीर ने कब से नजरें हटाते हुए उसे देखा। उस दिन उसके फ़ोन बंद करने के बाद जाने कितने लम्बे वो फ़ोन को देखता रहा। शायद अभी उसको वापस कॉल करे, लेकिन उसने नहीं की। शायद वो अपनी ज़िद की पक्की थी, लेकिन वो ये भी महसूस कर चुका था कि वो डिस्टर्ब है और रो भी रही थी। तभी तो उसकी बेचैनी में इजाफा हुआ चला था। अम्मात को उसने जल्दी वापस जाने का बोल दिया था, क्योंकि वो यहाँ से अब सब मौजूद था। असफहान भी कल शाम को वापस जा चुका था। हयाम को मैं जल्द ले आऊँगा, उसकी तबीयत भी नहीं ठीक, तो जैसे ही मैं ठीक होता हूँ उसको लेने जाऊँगा। वो मुस्कुराकर बोला तो रिमशा सर हिला गई और गर्दन घुमाकर कैफ को देखा जो रूठी महबूबा की तरह बैठा था। आज थेरेपी करवाते उसने रमशा को बहुत तंग किया था, जानबूझ के अपना सारा बोझ उस पर डाल दिया था कि चला नहीं जा रहा, जबकि रमशा अच्छे से जानती थी वो अब चल सकता है, बस ज़्यादा तेज़ नहीं। लेकिन फिर भी तंग करके उसको उसी को बातें सुना रहा था। फिर जब जहांगीर यहाँ लॉन में आया तो उसकी रूह में भी सुकून आ गया और आराम से बिना किसी रुकावट के रमशा को काम करने दिया। वैसे भी सोच रही थी कि वो रमशा कितनी प्यारी बच्ची है ना। अम्मा बेगम और अजहर साहब कमरे में मौजूद थे। जब अम्मा बेगम ने अपनी शॉल ठीक करते हुए पुरजोश होते हुए कहा, आप बस ये सोच रही थी? अजहर साहब उनकी बात सुनते हुए मसनू हैरानगी से बोले, तो वो सर को दाएं बाएं हिलाते उनके सामने बेड पर बैठी। हाँ ना, देखें कितनी प्यारी बच्ची है, सुहान की साली भी है। उनकी बात पर सर झटकते हुए समझाते हुए बोली, बेगम आप बस यही सोचती रहे, मैंने उसके अलावा भी बहुत कुछ सोच लिया है। अपनी बेगम की बात का मतलब समझते हुए मुस्कुराते बोले, तो उन्होंने तजस्सुस से जानने के क्या सोचा है आपने? वो आहिस्ता आवाज़ में बोली, यही कि रमशा के लिए मेरे दोस्त का लड़का है, उसकी बात करता हूँ रिश्ते की। वो संजीदगी से बोले कि उनकी आंखों में चमकती हुई शरारत को देखते हुए खफगी से उनके बाजू पर हाथ मार गई। कैफ के बाबा, मुझे ये बच्ची कैफ के लिए बहुत पसंद है, आप क्या कहते हैं? वो अपनी दिली बात उनके सामने रखते हुए बोली, 3 दिनों से वो उनके साथ रह रही थी और एक भी कोई ऐसी बात उन्होंने नहीं देखी थी जिसमें उनको एतराज़ हो। बहुत सुलझी हुई और सोबर सी बच्ची लगी थी उनको। मैंने क्या कहना बेगम, आपने पहले ही सोच कर रखा है वो। और ये क्या होता है कैफ के बाबा भाई, इससे पहले मैं आपका कुछ लगता हूँ? उनकी बात सुनते वो मुस्कुराकर आखिर पर शरारत से बोले कि उस उम्र में उनको छेड़ने से वो झेंप गई और खफगी भरे नज़र डालते हुए वहाँ से उठ गई। लेकिन उनको बहुत खुशी थी कि उनके शोहर को भी रमशा पसंद आई थी और कैफ ने का क्या था उससे पूछ लेंगे। एक बार उसने इनकार तो करना नहीं था। कहीं ना कहीं वो भाप चुकी थी कि रमशा की कंपनी को एंजॉय करता है। उसकी आंखों में पसंदीदगी भी वो देख चुकी थी। उनको इसकी भी सुकून था कि उनका बेटा पुरानी बातों को अपनी ज़िंदगी का रोग लगाकर नहीं बैठा रहा, बल्कि कुदरत के फैसले को मानते हुए खुशी से हर चीज़ को कबूल करता आगे बढ़ गया। एक माँ को उससे ज़्यादा सुकून और क्या चीज़ दे सकती है? उसका बेटा अपनी ज़िंदगी में पुरसुकून हो। तुम्हारी तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई और मुझे कुछ और लग रहा है। गुल उसको आज पे बुखार में देखते हुए कुछ परेशानी और सोचकर बोली, तो हयाम ने उलझी नज़रों से उसको देखा। क्या लग रहा है? लफ्ज़ कुछ और, पर उसका दिल ज़ोरों से धड़का था। कहीं वो वही बात तो नहीं कहने वाली जो वो खुद भी महसूस कर चुकी थी। लेकिन फिर नज़रअंदाज करके, डॉक्टर के पास चलते हैं आज, ठीक है थोड़ी देर में ताईजान तुम्हें ले जाएंगी। पिछले दिनों तो डॉक्टर यहाँ थी ही नहीं। गुल उसके सवाल का जैसे अनसुना करती हुई बोली। उसके उठने से पहले ही हयाम ने उसका हाथ पकड़ लिया। अगर ऐसा हुआ तो? वो कुछ झिझक कर नज़रें झुकाती हुई बोली। तो गुल मतलब समझते खिलकर मुस्कुराई, उसका चेहरा अपने सामने किया। तो गुल ने अचानक से अपने तासुरात संजीदा किए कि हयाम का दिल जैसे सुकड़ सा गया था। तो बहुत खुशी की बात है यार, सोचो ज़रा। खान की वो खुशी से चहकते बोल रही थी जब हयाम ने सरस से टोका। अदी वो गुलनार होती हुई बाज रखने लगी, लेकिन गुल उस पर जो मायने खजीज से देखने लगी बाज ना आई, जिस पर वो हिजाब के मारे अपना सर झुका गई। काफ़ी अच्छी पढ़ाई करवाई है प्रोफेसर आसिम जहांगीर खान ने, वो हंसती हुई जुमानियत लिए बोली कि हयाम को मजीद शर्म ने आन गिरा। वैसे ये बात कन्फर्म हुई कि जहांगीर खान को तो तुम खुद कॉल पर बताओ कि वैसे भी 3 दिन से उसकी कॉल्स के साथ साथ उसे भी नज़रअंदाज कर रही हो। गुल मजीद शरारत से कहती हुई उसको याद दिलाने लगी, जिस पर हयाम संभल कर बुरा सा मुंह बना गई। वो इसी लायक है, मुंह बनाते हुए माथे पर बल लिए बोली। तो गुल हंसती हुई उसके रुखसार को नरमी से छूते हुए कमरे से बाहर चलेगी। पीछे वो बैठ ग्राउंड से टेक लगा के आंखें मूंद गई कि आंखों के पर्दे के पीछे उस जालिम का चेहरा लहराया जिसके लिए आजकल वो खुद जालिम बनी हुई थी। लबों के गोशों पर मुस्कुराहट ने खाता कि वो खूबसूरत बीते लम्हात गुजारने लगे जो उन्होंने साथ गुजारे थे। बेसाख्ता ही उसके रुखसार तब उठे तो वो अपनी आंखें खोलती हुई उनको छूती हुई बेड से उठी ताकि ताई जान के साथ जाकर डॉक्टर के पास से होया, जबकि लबों पर गहरी मुस्कान का अभी भी पहरा था।